बोलो अक्षय, क्या फायदा होगा अगर मैं अब आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊं तो? कोई बेनिफिट होगा? ऐसे क्या है, ऐसे तो फिर फर्स्ट क्लास से दोबारा फिर पढ़ना शुरू कर दो, एबीसीडी शुरू कर दो, जिसको इंग्लिश नहीं आती है। जो काम बेटा टाइम पर सबमिट होता है पारुल, जो काम टाइम पर सबमिट होता है उसी का बेनिफिट जिंदगी में मिलेगा लाइफ में। अगर 2 साल बाद केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके बाद अक्षय क्या फायदा है? 12th करने के बाद क्या है? फिर तो 40% नंबर लेके बैठना आराम से। हम तो पास हो गए सर केमिस्ट्री में, हम तो सब में पास हो गए, बहुत बढ़िया। फिर क्या करोगे? उसके बाद कोई फायदा है? सोचोगे कि अब हम पढ़ना शुरू करते हैं सुनील, अब हम पढ़ेंगे। 2 साल बाद कुछ बच्चे सोचेंगे अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, अब हम मेहनत करेंगे। तो अब क्या फायदा? जो टाइम तो अब है, मेहनत करने का टाइम ये है। होमवर्क सबमिट करने में इतनी बड़ी समस्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्या? केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ, दोनों के साथ आ रही है? समझ में तो सबको आता होगा, या उसमें भी दिक्कत आ रही है? बताओ मुझे जरा, आज क्या क्या समस्या है आज बेटा, आज पहले वही डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है अक्षय, पहले तो आप बताओ। चलो वन बाय वन, सबको मौका दूंगा मैं 2-2 मिनट का। बताओ। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अक्षय? चलो अक्षय तो वैसे भी क्लास में रहते, होमवर्क सबमिट क्यों नहीं हुआ? भूल गए? सर नो सर, कल हमने क्लास नहीं की थी और वीडियो भी रिकॉर्डेड नहीं था। अभी कर दिया है सर हमने, सुनील से पूछ के। चलो चलो, अक्षय का तो रीजन समझ में आ गया। इसके बाद मुझे अगले बताएं। चिरायु, पहले तो कैमरा ऑन कर लो चिरायु। एक एक को बोलना नहीं पड़ेगा मुझे कि कैमरा ऑन करो। जब न्यू स्टूडेंट तक कैमरा ऑन कर रहे हैं, आप लोग सुनते नहीं बात बिल्कुल भी एक बार में। वेरी बैड बेटा, बहुत गलत बात है। अच्छे बच्चे वही हैं जो एक बार में कहना माने। बार बार बेटा कहने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है, आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा। चिरायु बताइए बेटा, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको केमिस्ट्री में? होमवर्क सबमिट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही? हाँ बोलो सर कल क्लास की थी हमने, कल आपने क्लास थोड़ा। और बायो की क्लास लेते हो? चिरायु बायो की क्लास लेते हो? क्लास कर रहा है। ये देखो, मैं इसलिए ग्रुप खोल के बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक एक बच्चे का कि जो बायो की क्लास ले रहे हैं, बायो का होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री का क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बेटा केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही आपको? पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? सिर्फ ये बता दो मुझे, रीजन क्या है? आ रही है? अभी तो कुछ बच्चों के आ गए, देखो हृदयश्री का तो होमवर्क भी आ गया। कहां पर है हृदयश्री? हाँ, अब फटाफट सबमिट हो रहे हैं। मतलब वेट कर रहे थे कि सर बोले, उसके बाद ही हम वेट करेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। देखो हृदयश्री का आ गया और अक्षय, दोनों ने सबमिट कर दिया। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप लोग हाँ लीनियंसी फॉलो कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो आप लोग, है ना निकिता? सर कुछ बोलते ही नहीं है, सर कुछ बोलते ही नहीं है। बायो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री का काम नहीं सबमिट करेंगे। एक बात बताओ बेटा, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों को, बार बार वही चीज मेरे को बोल के अच्छा नहीं लगता, ठीक है? मुझे एक चीज बता दो, अगर आप आज जो हमने चीज पढ़ी, आज मान लो आज की क्लास में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, अगर उसको आज रिवाइज करोगे तो बेनिफिट होगा, या 5 साल बाद रिवाइज करोगे, 5 दिन बाद रिवाइज करोगे तब फायदा होगा? एक छोटी सी चीज मैं बस पूछ रहा हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पूछना। निकिता बताइए बेटा, आज जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? 5 दिन बाद तो भूल जाओगे आप लोग, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी बेटा? ये प्रॉब्लम सॉल्व जब आप साथ के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि सर आप ज्यादा पढ़ा रहे हो, वैसे तो मेरी स्पीड बहुत कम है बेटा, आप देख लो, सेकंड चैप्टर ही हम कर पा रहे हैं, अभी सेकंड चैप्टर पर ही हूं, अभी आधा चैप्टर हुआ है बस। आयुष सिर्फ सेकंड चैप्टर आधा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? और उसी में आप लोग छोटा होमवर्क दे दिया आपको, सिर्फ मैंने एक पेज बोला बेटा ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, तो इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं कर पाए, नोट्स बोले हैं, नोट सबमिट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे निकिता? क्योंकि सर कैमरे के अंदर जाके
कैमरे के अंदर जाके आप लोगों को नहीं बोल सकता ना कुछ वहां पर जाके। बायो का काम कैसे सबमिट हो रहा है? सर आते हैं क्या आप लोगों के घर पर? बोलो जरा, सर आपके घर पे आते हैं क्या पढ़ाने के लिए? ऐसा भेदभाव क्यों? सब्जेक्ट के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहते हैं भेदभाव खत्म करो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, और आप लोग सब्जेक्ट के बीच में भेदभाव कर रहे हो। क्या कारण है? मुझे बस एक बात बता दो कि सर बायो में हमें मजा आ रहा है पढ़ने में, केमिस्ट्री में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है? क्या समस्या आ रही है? या सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट, बेटा मुझे एक चीज बता दो, क्या आप केमिस्ट्री के बिना बायो पढ़ लोगे? अकेले बायो से कामयाब हो जाओगे? मुझे बस इस चीज का आंसर दे दो। बेटा बायो अपना खुद का एक सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट टीचर की और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग भेदभाव क्यों कर रहे हो केमिस्ट्री के साथ? अगर आप केमिस्ट्री के साथ भेदभाव करोगे तो केमिस्ट्री तुम्हारे साथ भेदभाव करेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, संभाल नहीं पाओगे केमिस्ट्री को, बता रहा हूं बेटा। अगर शुरू से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे तक भूल जाओ कुछ होने वाला है तुम्हारा। अगर साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो बेटा बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। मुझे अगली बार कुछ नहीं सुनना है, जो आपको बोल दिया मैंने केमिस्ट्री वर्क, और जिस डेट पर बोल दिया कि नोट सबमिट होंगे, उस डेट पर नोट सबमिट होने चाहिए। समीक्षा और करीना, आपने नोट सबमिट किए हैं चैप्टर 2 के? क्यों नहीं? करीना आपने किए चैप्टर 2 के? यस और नहीं किए ना? क्यों? और बायो के तो नोट सबमिट हो रहे हैं डेली। देख लो, आपको देख लो, आप लोग भेज रहे हो, मुझे भी पता है सब कुछ बेटा, हमें भी सब कुछ पता है, हम भी टीचर्स हैं, हम भी देख रहे हैं कि आप लोग भेदभाव कर रहे हो केमिस्ट्री के साथ, तो फिर केमिस्ट्री में कामयाब नहीं होगे, फिर बायो से ही काम चलाना। फिर एक बात बताओ, अपने हाथ में 5 उंगली हैं, अगर एक भी उंगली में चोट लग जाती है तो क्या लिख पाओगे? अगर एक भी उंगली में चोट लग गई तो बाकी 4 उंगलियों से क्या कर लोगे? लिख लोगे, दिक्कत तो फिर भी आएगी, नहीं लिख पाओगे प्रॉपरली, काम नहीं कर पाओगे। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? चाहे उंगली छोटी हो, बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन उससे अगर आपको काम कराना है बेटा, पूरे हाथ को इकट्ठा करके करना पड़ेगा, यानी सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा। बताओ, इससे ज्यादा स्टिकनेस का क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या आप लोग कैसे करोगे फिर पढ़ाई? मुझे आज ये बता दो, आज की क्लास तभी होगी जब आप लोग मुझे क्लियर करोगे कि सर हम ऐसे करके करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। बताओ मुझे, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दें। समीक्षा और हृदयश्री से भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, एक एक करके, सभी अपनी अपनी राय दो। या बोल बोल आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, पॉज करो, आप पॉज करो, म्यूट कर लो, सॉरी। हाँ, अब बताओ बेटा जानवी, क्या बात है, कैसे करेंगे? जानवी कैसे नोट सबमिट होंगे? आप लोग अपनी कोई बात नहीं, मुझे अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो बेटा, प्रॉब्लम बताओ मुझे, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, बताओ। पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है, फिर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नोट सबमिट करने का रिलेशन आप लोगों के इंटरेस्ट से है, क्योंकि बेटा ये बात सबको पता है, ये एक जनरल बात है कि जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आता है उस चीज में हम मेहनत करना चाहते हैं, है ना? जबरदस्ती का काम कभी नहीं हो सकता। क्लास में प्रेजेंट है लेकिन मन नहीं है पढ़ने का, क्यों नहीं है? केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही, याद ज्यादा करना पड़ता है। मुझे तो लगता है बायो में ज्यादा याद करना पड़ता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेटा बहुत समझने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। बताएं जरा, जानवी रिप्लाई करो बेटा, आपसे पूछ रहा हूं, माइक ऑन करके बताओ, जल्दी रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है जानवी, केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है? सर कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो नोट भी सबमिट नहीं होंगे, भूल जाओ फिर। जब कोई समस्या नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। जब कोई बच्चा ये बोलता है ना बेटा मुझसे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर है, तो चिरायु ऑल क्लियर का मतलब पता है क्या होता है? उसकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो समस्या को जानता ही नहीं है, वो स्टूडेंट को पता ही नहीं है उस स्टूडेंट को कि मेरी समस्या क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। बेटा पहले तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए ना, हम सॉल्यूशन कब कर पाएंगे? when we will able to solve the problem, when we know the problem. If you don't know the problem, then how you will solve the problem? It is almost impossible to solve this problem. तो जब तक आप लोग केमिस्ट्री में ये सोच के नहीं चलोगे कि बेटा हमें इसको पढ़ना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है, इंटरेस्ट लेना है इसमें, तब तक आप लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले केमिस्ट्री में। ठीक है, कम से कम नोट्स तो सबमिट करो डेली बेसिस पर। अब मैं डेली बेसिस पर शुरू कर दूंगा, 4-4 पेज सबमिट करना शुरू करना। अब मैं ऐसे दूंगा ही नहीं नोट्स आपको, मैं पूरे एक साथ आपको नोट्स देता हूं, तो बेटा बोल दिया मैंने 1 वीक के अंदर सबमिट करना है। सिर्फ आधे बच्चों के नोट सबमिट हुए हैं, बाकी आधे बच्चे क्या कर रहे हैं? पूरे दिन नोट्स बायो के बनाते हो क्या, या और टाइम भी मिलता है आपको? 10 मिनट के अंदर काम हो जाता है। चिरायु डायग्राम बनाने में बेटा कितना टाइम लगता? हाउ मच टाइम? सोच के बताओ सर, इतना टाइम लगेगा मुझे डायग्राम बनाने में। बात डायग्राम की भी नहीं है, बात यह है कि कितना डिसिप्लिन है आपके अंदर चीजों को लेकर। आयुष कितना टाइम लगा बेटा डायग्राम ड्रॉ करने में? सिर्फ मुझे बता दो टाइम कितना लगा आपको, और बच्चों को भी पता चले। 5 मिनट लगे हैं सिर्फ। अगर कोई बहुत चित्रकार हो, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसको 10 मिनट लगेंगे। और जो बेटा आपने बायो के काम सबमिट करे उनमें भी कम से कम हार्डली आपको आधा घंटा लगता है, मैक्सिमम आधा घंटा लगता होगा। यानी 5 मिनट के काम में आप लोग सिंसियर नहीं हो पाए, क्योंकि पता क्या साइकोलॉजिकल है, ये सारा साइकोलॉजिकल खेल है। केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री बहुत ही मस्त चल रही है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। इस धोखे में क्यों हो? इस धोखे से बाहर आ जाओ। बुक्स ओपन करके देखो बेटा, एक बार बुक्स ओपन करके देखो। 11th क्लास का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है अक्षय, तो 12th क्लास में बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेटा सब कुछ एक सीढ़ी बाय स्टेप है। कई सारे चैप्टर्स होंगे वहां पर जिसमें हम बेटा 11th क्लास का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट्स का। मेरी बात सबको समझ में आई? तो आज की क्लास का तो बेटा आप लोगों ने बिल्कुल निचोड़ दिया, आज की क्लास को तो बिल्कुल सारांश निकल गया उसका। तो सत्यम से बात करते हैं। सत्यम बताइए बेटा। सत्यम, आज पहली क्लास है? नहीं, दूसरी क्लास है। तो कल कितना समझ में आया आपको? कल कितना सर, कल एब्सेंट थे, परसों अटेंड की थी। अच्छा, तो आपको पता है टीम्स ऐप के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे लेक्चर्स देखने हैं पीछे के? नो। पोस्ट के ऊपर जाओगे बेटा, पोस्ट के ऊपर रिप्लाईज आपको दिखेंगे, जैसे टीम के ऊपर सिलेक्ट करके अपनी, ठीक है, उसके ऊपर पोस्ट दिखाई देंगे, तो लास्ट के बेटा सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। नहीं तो मैं एक लिंक आपको भेजता हूँ, उसके बाद फिर आप देख लेना। तो बेटा पीछे की क्लासेस का सारा काम कर ले। टीम्स ऐप के ऊपर नोट्स आपके पास है, नोट्स टीम्स ऐप के ऊपर डाउनलोडेड है, ठीक है, ओके अपलोडेड है। तो वो कैसे देखोगे, वो बेटा थोड़ा सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको बताएंगे। चलो स्टार्टिंग में आप देखना, आप मेरे को अगर ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए ना, यस, तो एक बार मैसेज करना, तो देखो ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में आपको नोट्स भेज दूंगा, बाद में फिर आप धीरे धीरे टीम्स ऐप को समझ लेना। ठीक है बेटा। तो सत्यम, पीछे का काम बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम अपने पास को नहीं भूल सकते। समझ रहे हो बेटा जानवी? मैं तो आप लोगों को बेटा अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर 11th क्लास में जो आपने पढ़ा, ठीक है, कभी ना कभी बेटा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा दीपक। अगर बेटा किसी बच्चे ने अभी तक आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है, अभी बहुत सारे बच्चों के क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम से कम अब तो आपके अंदर ये सिंसियरिटी होनी चाहिए, यस अब हम मेहनत करेंगे। अगर आदमी कहीं से भी बेटा स्टार्टिंग करता है, तो वहां से भी अगर मेहनत करना स्टार्ट करे सिंसियर होकर, तो वहां से भी कामयाब हो सकता है। विल पावर होनी चाहिए अपने अंदर, विल पावर होनी चाहिए, हमें करके दिखाना है। मोटिवेट मैं करूंगा और काम दूसरे सब्जेक्ट्स का होगा। अच्छी बात है दीपक,
मोटिवेशन तो मैंने किया आप लोगों को, देखते हैं कल से किसका क्या क्या सबमिट होता है काम। बात सिर्फ एक डायग्राम की नहीं है, समझ रहे हैं सभी बच्चे? आप लोग ये मत सोचो बेटा कि सर डायग्राम के लिए बोल रहे हैं, एक छोटे से डायग्राम के लिए नहीं, मैं होमवर्क के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि किसी काम को बेटा साथ के साथ करने का बेनिफिट होगा या बाद में करने का बेनिफिट होगा। बस ये चीज आपको समझा रहा हूँ कि टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है विकी बेटा, मेरी बात समझ में आई? विकी कैमरा क्यों ऑफ हो गया? रिप्लाई करो, क्या हुआ? यस सर। तो मेरी बात समझ में आई आपको? बताओ क्या समझ में आया? क्या आज की क्लास में समझ में आया अब तक आपको जो बताया मैंने? क्या करना है बेटा? सर कल सबमिट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात को समझे ही नहीं। बात सबमिट की है ही नहीं यहाँ पर। अक्षय बात किस चीज की हो रही है बताइए जरा, इनको थोड़ा समझाइए बेटा, बाकी बच्चों को भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेटा, बात ये नहीं है कि आपने काम सबमिट किया या नहीं। अब मैं किसी भी बच्चे को नहीं बोलता हूं, जैसे मान लो अगर आपने काम सबमिट नहीं किया, एक दिन नहीं किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको क्या चीज कह रहा हूं बेटा कि अपने अंदर से आपको क्यों नहीं है, अपने अंदर से क्यों नहीं है कि केमिस्ट्री की क्लास में जाने से पहले अपने को क्या करना है। ये चीज बेटा अपने अंदर से आएगी। अपने अंतरात्मा को जगाओ, इनर सोल को जगाओ, उसको जागृत करो कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, इंटरेस्ट से पढ़नी है और इसमें हम सबसे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे, हर सब्जेक्ट में अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट की मैं कमी कर रहा हूं, बेटा हर सब्जेक्ट को पढ़िए आप। और मैं तो कह रहा हूं इंटरेस्ट से पढ़ो, जितना आपको पढ़ना है ना अक्षय, आधा घंटा पढ़ना है केमिस्ट्री, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन कम से कम आधा घंटा घर पे पढ़ने की आपको कंडीशन होनी चाहिए। कोई बच्चा कहेगा सर मैं 10 ही मिनट पढ़ूंगा, तो मैं कहूंगा चलो बेटा 10 मिनट पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। अभी यही तो हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बेटा। अब यहाँ तो हम आपको देख नहीं सकते कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, जो आप लोग काम सबमिट करते हो उसी से मेरे को आइडिया लगता है ना कौन कितना सिंसियर हो पा रहा है सब्जेक्ट के प्रति। बेटा इसका नतीजा भी आपको मिलेगा करीना, अगर आप मेहनत करेंगे आज, अगर आप बेटा इस टाइम पर मेहनत करना शुरू करोगे तो आपको 2 साल बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 12th क्लास में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, या आप ही लोगों के लिए बेनिफिट के लिए। एक बार तो मुझे बेटा बोलनी थी ये बात, मैं 1-2 बार और पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन शायद आप लोग मेरी बात को मिसगाइड करते हो। मेरा कोई भी कमी निकालने का पर्पज नहीं है, मैं किसी को भी कमी नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बेटा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आप लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, मेरे को तो सिलेबस कराना है, पढ़ाना है, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप कहोगे सर धीरे पढ़ाओ, मैं धीरे पढ़ाऊंगा, अगर आप कहोगे सर जल्दी जल्दी करा दो, मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। मेरे साथ इशू नहीं है, इशू आप लोगों को लेके बेटा चलना है। अगर आप लोगों को समझ में आए, मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को हर एक को बेटा आसानी से समझ में आए चीजें और आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बोलो ठीक है। तो अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, जब भी बेटा नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स आएंगे तो आप लोग एज सून एज पॉसिबल, एक हफ्ते के अंदर, जैसे अगर 1 वीक का टाइम दिया है तो 1 वीक की से पहले ही आप लोगों का काम सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगली बार नेक्स्ट टाइम बेटा किसी का नाम, किसी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हो, कोई बच्चा यहाँ पर मुझे खराब नहीं लग रहा, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन बस बेटा क्या है ये, क्योंकि बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आपकी, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं मोटिवेटेड आपको रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा जानवी, यस कि हमें बेटा कामयाब होना है, चाहे कोई भी इशू हो, घर से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उतनी मेहनत करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा बेटा आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके चलो। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां से थोड़ा शुरू करते हैं। मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम बताया हाइड्रोजन का, और उसके बाद फिर बेटा हमने देखा था लिमिटेशंस हो गए थे। हाँ लिमिटेशंस क्या थी? 2.2। ठीक है, तो लिमिटेशंस आपको बताए थे बेटा, जैसे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस थे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा लिखा हुआ है वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इस टॉपिक को समझते हैं।
तो बेटा देखो आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन इस वर्ड का मतलब बेटा क्या है कि आयन प्लस आइजेशन, यानी कि आयन बनने की प्रोसेस है ना, द फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयन। और आयन बेटा मेटल से कैसे बनेगा चिरायु? किसी मेटल में से आयन कब बनता है? सोडियम का एग्जांपल लो, Na। Na में क्या होगा? सोडियम में से बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सोडियम के एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, आउट हो जाए, तो क्या बनेगा? सोडियम आयन, Na पॉजिटिव, है या नहीं? तो बिल्कुल सही। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? आयन बनने की प्रोसेस को क्या बोलोगे? किसी मेटल के एटम में से अगर बेटा कोई आयन बनता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपली आयोनाइजेशन। ठीक है अक्षय, आयोनाइजेशन क्लियर है? किसी भी मेटल का हो सकता है बेटा, सोडियम में, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी हो, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो कीटायन बन जाता है, मेटल का कीटायन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है। अब मान लो इस आयन को बनाने के लिए बेटा, इस वर्ड का मतलब समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब? आयोनाइजेशन एनर्जी यानी वो एनर्जी बेटा, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन। किसी आयन को बनाने के लिए कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी? किसी मेटल के एटम को बेटा कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जिससे वो क्या करे? आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जानवी, सिंपल है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म आयन फ्रॉम ए मेटल एटम, सिंपली इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस मेटल को बेटा आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बोलें, अगर आयुष हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ उस शेल के अंदर, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बेटा बाहर निकाल रहा हूं, तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो सुनील क्या बचा? एटम के अंदर क्या बचा? अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूं तो कीटायन ही बन रहा है ना, Na पॉजिटिव ही तो बन रहा है। यानी इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म आयन की जगह मैं ये भी बोल सकता हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर आप बेटा एटम में से बाहर निकाल दो किसी प्रोसेस से, तो कितनी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे? तब भी तो वही बनेगा, सोडियम आयन ही बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में समझ में आ रही है आपको बात? देखो, अगर हम डायग्राम से समझे, ये अपना कोई एटम है, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये न्यूक्लियस है। अब बेटा अगर मैं कहूं इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे देता हूं, सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी एनर्जी दे देता हूं जिससे वो बेटा क्या हो, इस शेल में से बाहर निकल के एटम से ही बाहर हो जाए। पहले तो हमने पढ़ा कि शेल्स चेंज होते थे, है ना, तो एटम स्टेबल रहता था, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि इसको एटम से ही बाहर कर दो, इतनी एनर्जी दे दो, वही एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा हम देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना सभी बच्चे, बेटा इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान देना है बेटा, सबसे पहले मान लो, ऐसे मान के चलते हैं कि हमारा जो इनिशियल ऑर्बिट है, देखो आपने फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा E इक्वल टू RH 1/ni स्क्वायर 1/nf स्क्वायर, ये बेटा फॉर्मूला था चेंज इन एनर्जी का, है ना, डेल्टा E का फॉर्मूला है। कितनी एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, अगर हम इनिशियली ऑर्बिट से देखें तो फाइनली ऑर्बिट में गया। तो अगर मान लो बेटा फर्स्ट केस हम ऐसे लेके चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन बेटा आपका के शेल के अंदर है, ठीक है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर है, Ni की वैल्यू क्या है 1, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन है अभी मान लो, ऐसे एज्यूम करते हैं फर्स्ट शेल के अंदर है, तो Ni की वैल्यू 1 हो गई।
अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एटम से बाहर जा रहा है, तो कहीं इनफाइनाइट पर जा रहा होगा, नंबर ऑफ शेल तो होंगे नहीं। जैसे एटम से अगर हमने बाहर निकाल दिया तो 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी पर चला गया, तो n फाइनल की वैल्यू बेटा कितनी रखोगे? nf की वैल्यू इंफिनिटी रखो। सबको समझ में आ रहा है इंफिनिटी क्यों रख रहे हैं दीपक? इंफिनिटी रखने का मतलब Yes. क्या है? आप एटम से उसको कहीं दूर ले जा रहे हो बेटा। इनफाइनाइट मतलब एटम की रेंज से बहुत दूर, जिसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? इतने नंबर ऑफ शेल्स कर लेंगे। ni 1 रख दिया, nf इंफिनिटी रख दिया। एक बार वैल्यू निकाल दें बेटा, एक बार इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या देखोगे? डेल्टा E is equal to RH 1 upon 1 plus square minus 1 upon infinity square। क्या बन जाएगा बेटा? वैल्यू कितनी आएगी? 1 upon 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस अगर नीचे इंफिनिटी होती है डिनोमिनेटर में, अगर मैं 1 upon infinity लिख रहा हूं तो इसका मतलब सुनील इसकी वैल्यू कितनी होती है मैथ्स में? पढ़ा है? 1 upon infinity क्या होगी? इसकी वैल्यू 0 होती है दीपक, ठीक है? यस सर। क्योंकि देखो इसका मैं आपको रीजन समझाता हूं। जैसे जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, 1 upon 0 या कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो याद करो उसको क्या बोलते थे? 1090 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब नीचे की तरफ 0 आ जाता है बेटा डिनोमिनेटर में, तो इंफिनिटी बन जाता है, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो बेटा कितनी वैल्यू आ रही है? देखो RH के बराबर आ रही है, और RH की वैल्यू कितनी थी? रिडबर्ग्स कांस्टेंट 21.8 into 10 power minus 19 जूल पर एटम। कितनी एनर्जी होगी बेटा? ये डेल्टा E की वैल्यू निकल के आएगी। बेटा ये जो एनर्जी है, सुनना सभी बच्चे ध्यान से, ये जो डेल्टा E की वैल्यू हमने निकाली है, क्या यही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने बेटा क्या किया? K शेल से निकालकर इंफिनिटी पर ले गए, नंबर ऑफ शेल इंफिनिटी मतलब एटम से बाहर कर दिया, तो ये एनर्जी बेटा होगी। इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी बेटा? एक बार को नीचे की तरफ देख लो पूरा, अब दिख रहा है 21.8 into 10 की पावर minus 19 जूल पर एटम। बेटा इतनी एनर्जी आपको देनी है किसी के शेल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है अक्षय? जिससे वो बेटा क्या हो जाए? आयन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में बोले तो यही वो एनर्जी है बेटा जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं आपने देखा, अगर बेटा के शेल का इलेक्ट्रॉन लिया है हमने तो उसको n इनिशियल 1 ले लिया, इंफिनिटी की वैल्यू nf इंफिनिटी हो गया, इसको सॉल्व किया तो इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है? तो इतनी एनर्जी बेटा आपको देनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को जो के शेल के अंदर है, उसको इतनी एनर्जी अगर आप प्रोवाइड कर दोगे आयुष, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, ठीक है? अब मैं आपको बेटा एक चीज की तरफ ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूं, यहां पर एक बार इसके साइन को देखिए, सभी बच्चे बेटा साइन देखिए, प्लस साइन है इसका, इस एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू है। और अक्षय अगर बेटा आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा पास में जाओ, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओ, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब हम किसी शेल की एनर्जी निकालते हैं, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की के शेल की एनर्जी निकाली थी, तो उसकी वैल्यू क्या थी? फर्स्ट शेल की एनर्जी E1, यही वैल्यू थी, बोलो यही वैल्यू थी? नेगेटिव साइन था, यही वैल्यू थी बेटा, नेगेटिव साइन हो जाएगी, बस नेगेटिव साइन था। तो आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करना, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये दोनों वैल्यू एक जैसे होने का मतलब दीपक क्या है? ये चौक है, चौक को इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन को बेटा न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है? न्यूक्लियस अभी तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपने क्या किया बेटा, अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से निकालना है, न्यूक्लियस के इफेक्ट से निकालना है, तो कितनी एनर्जी दोगे? वही एनर्जी दोगे जिस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस उसको खींच के रखे हुए है ना? और उसकी वैल्यू कितनी है? -21.8 × 10⁻⁻⁹।
जब आपने बेटा दूसरी तरफ फोर्स लगाया, जैसे मान लो दो तरफ है, ऐसे समझ लो अभी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, जो E1 की वैल्यू थी ना -21.8, इस एनर्जी के साथ बेटा न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपने इतनी ही एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में, यानी बाहर की तरफ आप दे रहे हो उसको निकालने के लिए, तो उतनी एनर्जी अगर आप उसको प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा जानवी, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा एटम से। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लस माइनस का बस ये मतलब है कि वो एनर्जी बेटा माइनस इसलिए है, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो एटम सॉरी न्यूक्लियस जो है उसको अटैच करके रख रहा है, अपने साथ जोड़ के रख रहा है, और जब आप उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो वो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात? यस सर। चलो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि इतनी एनर्जी का मतलब है, यही आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसी को। दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी शेल के अंदर हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ शेल्स अगर देखिए बेटा, अभी जो मैंने आपको निकाल के बताई है पारों ये कौन सी है बेटा, अगर फर्स्ट शेल को ले रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है, सबसे अंदर वाले शेल के अंदर, यहाँ पर अगर आपने Ni की वैल्यू 1 ली है तो ये वैल्यू आएगी। ऐसे आप कोई भी इनिशियली शेल ले सकते हो, एल शेल के देख सकते हो कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, सबकी अलग अलग वैल्यू आएंगी। ये बात सबको समझ में आई? इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो सबकी अलग अलग होगी, जिस शेल के अंदर होगा उसी के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगा। ठीक है, बाहर वाला शेल है उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना दीपक? बाहर वाले शेल की एनर्जी तो पहले से ही आपको पता है नेगेटिव कम है, तो उतनी उस हिसाब से देखिए तो उतनी कम एनर्जी उसको देनी पड़ती है। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। एक और बेटा यहाँ पर एक चीज और बतानी है, बाइंडिंग एनर्जी कई बुक्स के अंदर दिया हुआ है, नोट्स के अंदर तो नहीं लिखवाया मैंने। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालो किसी इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली बेटा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? अभी अभी जो मैंने आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जिस एनर्जी के साथ बंधा हुआ है ना बेटा, जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में रोक के रखी हुई है न्यूक्लियस की वजह से, वही है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंड का मतलब सत्यम क्या होता है? सिंपल इंग्लिश वर्ड का मीनिंग बताओ मुझे। जोड़ना। बाइंड का मतलब जोड़ना होता है। यस सर। है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बांध के रखे। ठीक है आयुष, सिंपल। वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांध के रखेगी उसी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये बेटा हर एक शेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से शेल की एनर्जी कितनी है। जैसे आपको मैंने बताया था ये किसके बराबर होगी, जो हमने पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर जितनी एनर्जी होती है उसी के बराबर होगी। E1, E2, E3 आपने निकाली थी ना, -1312 या 21.8 फर्स्ट शेल की एनर्जी है, फिर दूसरे की निकाली, तीसरे की, थर्ड की, फोर्थ की, ऐसे करके। तो बच्चों समझ में आ गया? अगर बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछी जाए तो कंफ्यूज नहीं होगे, बाइंडिंग एनर्जी निकाल दोगे। बस रिडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करना है आपको, RH/n², अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। और अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो, डेल्टा E = RH 1/ni² - 1/nf²। और इसमें बेटा NF की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो NF की वैल्यू क्या पुट करनी है? बस ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी पुट कर दो, इनफाइनाइट पुट कर दो। और Ni की वैल्यू जो आपको जिस शेल के लिए बोल रहा है, जैसे अगर मान लो पहले शेल से बोल रहा है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, K शेल का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो रहा है, तो आप Ni की वैल्यू कितनी रखोगे आयुष? Ni की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 रखेंगे। ठीक है, Ni की वैल्यू 1 रखोगे और NF की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताओ बेटा एनर्जी, जैसे आपसे यहां पर पूछ लेता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से बेटा बाहर चला गया यानी कि आयोनाइज हो गया, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो बस यहां पर क्या करना है आपको, Ni की वैल्यू बेटा कितनी पुट करनी है? 3 पुट कर दो, और NF की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इन्फिनिटी।
डेल्टा ई की वैल्यू को निकाल सकते हैं RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, है ना? बोलो, निकल जाएगा ना? RH इंटू 1/3 का स्क्वायर ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो दीपक बेसिकली पता है क्या, आप लोग एक चीज और समझ लो कि बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी सेम ही आएंगी, ठीक है? क्योंकि वो इन्फिनिटी का जब आप करोगे तो जीरो हो जाएगा टर्म। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या आएगी? सेम आएगी, ओनली डिफरेंस इज साइन। ठीक है अक्षय, साइन का डिफरेंस है बेटा बस। सबको क्लियर हो गई? बहुत आसान चीज है, इतनी मुश्किल नहीं है, समझाया में टाइम लगता है लेकिन अब आपको समझ में आ गया है। ये बेटा एक ही बात है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब जोड़ के रख रही है और आयनाइजेशन मतलब आप उसको निकाल रहे हो बस, ठीक है? इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, साइन। हम आगे देखते हैं, टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल की। बेटा लिमिटेशन आप देख चुके हो, है ना? बोर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं अगला मॉडल कौन सा आएगा। तो बेटा बोर ने क्या क्या लिमिटेशंस थी, 5 पॉइंट्स थे उसके अंदर, बताइए जरा एक एक करके। बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या था? बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? उन्होंने बेटा line spectrum of multicellular atoms. हाँ मल्टी, बेटा सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उन्होंने एक्सप्लेन किया था, है ना? और हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? H के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आयुष? एटॉमिक नंबर कितना होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है बेटा। तो इसलिए बोर का जो एटॉमिक मॉडल था बेटा, बोर ने क्या किया, सिर्फ हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के बारे में कुछ नहीं बताया कि उनका लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, उसमें कितनी लाइंस होंगी, कैसे उसमें हर एक लाइन का मतलब है, ठीक है? तो इसलिए बेटा सबसे बड़ा लिमिटेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या था बोर्स का? फर्स्ट लिमिटेशन यही है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, that he was not explain the line spectrum of multi electronic atoms. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, सत्यम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड का मतलब समझो क्या है, ठीक है? मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, है कि नहीं? मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। तो मतलब कि जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन के अलावा देखो बेटा, जो भी कोई एटम अगर आप देखोगे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, 118 से भी ज्यादा, तो उनके स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा हर एक का लाइन स्पेक्ट्रम होगा। जैसे हाइड्रोजन का होता है, बताया था, सोडियम का भी एग्जिस्ट करता है लाइन स्पेक्ट्रम, कैल्शियम, पोटेशियम, हर एक एलिमेंट का बेटा एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है जानवी? लेकिन बेटा उन्होंने सिर्फ किसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया? He only explained the line spectrum of hydrogen atom. Clear? He was not able to explain the line spectrum of multi electronic atoms, ठीक है? जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कोई भी एलिमेंट देख लो आप जिसका एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा है, उसके स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा? अनेबल टू एक्सप्लेन, unable to explain line spectrum of multi electronic atoms, multi electronic atoms, ठीक है बेटा? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट सबको? सिंपल है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट क्या है दीपक? सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, और क्या लिमिटेशन थे? Sir, inability to explain Zeeman effect and Stark effect.
अनेबल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। अब ये जीमैन इफेक्ट क्या है? जीमैन और स्टार्क इफेक्ट। अनेबल टू एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। कौन बताएगा बेटा जीमैन इफेक्ट? पढ़ के चुके हो कई बार। जीमैन इफेक्ट किसको बोलते हैं? क्या देखा था बेटा जीमैन ने? अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें हाइड्रोजन के, तो जीमैन ने बेटा क्या देखा था? बताओ दीपक, अक्षय। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ पूरा एक्सप्लेन तो करो। हाँ सर जो रेडिएशन थी वो इमिट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड में। नहीं नहीं नहीं, रेडिएशंस तो एमिट बेटा हर जगह होते हैं। सुनो मेरी बात दीपक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बेटा हर जगह रेडिएट होते हैं। कुछ और बात मिस कर गए। एक कीवर्ड था इसमें अक्षय, क्या कीवर्ड है? स्प्लिटिंग। यस, कहीं से आवाज आई है। यस, दिशा ने बताया। वेरी गुड बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो लाइंस आपको नजर आ रही थी बेटा, लाइंस क्या होंगी बेटा? स्प्लिट हो जाती हैं पीसेस में। मतलब एक तरीके से एक लाइन 2 या 3 लाइनों में या ज्यादा लाइनों में कन्वर्ट हो जाएगी। स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमैन इफेक्ट बेटा। ठीक है करीना? क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग हो रही है लाइंस की। स्प्लिट का मतलब क्या है? जैसे ये चौक है दीपक, देखो ये चौक है, इसको मान लो ये लाइन है। इसको अगर बेटा कई सारी लाइंस में तोड़ दूं, ऐसे ऐसे पीसेस में तोड़ दूं, तो स्प्लिट कर दिया। तो वैसे एक लाइन को अगर आप स्प्लिट करोगे, ठीक है, अगर बेटा एक लाइन को अगर आप स्प्लिट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? कई सारी लाइंस बन जाएंगी। ठीक है दीपक? उसी को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। अगर आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, हाँ, जो भी मान लो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको कई सारी लाइंस नजर आ रही थी, अब बेटा वहां पर क्या होगा? जैसे ही आप बेटा किसी हाइड्रोजन के एटम को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो आप क्या देखोगे बेटा? अगर उसका फिर लाइन स्पेक्ट्रम लोगे तो कैसा दिखेगा? आयुष, उसमें क्या दिखेगा बेटा? एक एक लाइन जो दिख रही थी आपको, वो कई सारी लाइंस में डिवाइड हो जाएगी। समझे मेरी बात? ठीक है, तो आज आप लोग होमवर्क दूंगा मैं, आप गूगल पे जाके एक बार खुद सर्च करना, या फिर मैं ग्रुप में डाल देता हूं जीमैन इफेक्ट कैसा होता है, आप उसको देख लेना। एक बार इमेज को शेयर करूंगा। जीमैन इफेक्ट स्प्लिट दिखेगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा दूसरा फिनोमेना होता है जिनको स्टार्क ने देखा था, इसलिए उसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। उसमें क्या डिफरेंस है? वहां पर भी स्प्लिटिंग होती है लाइंस की। किसी हाइड्रोजन के एटम को अगर बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे निकिता, तो क्या होगा? तब भी लाइंस स्प्लिट हो जाएंगी। स्पेक्ट्रल की जो लाइंस है, स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस आपको दिख रही थी, कल सीरीज बताई थी, वो सारी लाइन बेटा फिर स्प्लिट हो जाएंगी। और इस बार उसको नाम बोलेंगे हम, उसको क्या फिनोमेना बोलेंगे? स्टार इफेक्ट। तो बेटा ये दोनों जो फिनोमेना थे, यानी कि जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट जो थे, वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर उनकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बोर को पता ही नहीं था इनके बारे में। ठीक है, बोर ने बेटा इन लाइंस के बारे में, इन फिनोमेना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसी लाइंस भी होती हैं। एक्चुअल में उसके बाद ही ये डिस्कवरी हुई है। जीमैन इफेक्ट और जो स्टार इफेक्ट आया ना बेटा, वो बाद में किया गया। मतलब जीमैन और स्टार ने बाद में ऑब्जर्वेशन किया, उसमें पता चला कि लाइंस तो स्प्लिट हो जाती हैं, जबकि बोर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो अनेबल टू एक्सप्लेन द जीमैन एंड स्टार इफेक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। और बेटा क्या लिमिटेशन थी सुनील? थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? थर्ड पॉइंट क्या था? बोर ने जो एटम का मॉडल दिया, चलो कोई नहीं, अब देख देख के मत बोलो, सुनो मेरी बात। एक एटम का बेटा जो मॉडल दिया बोर ने, वो कैसा डायमेंशन में था? 2 डायमेंशन था या 3 डायमेंशन था? बोलो। अभी तक आपको 3 डायमेंशन के बारे में कुछ बताया बोर ने? पॉइंट्स पढ़े हैं ना आपने? एनर्जी बताई, एनर्जी बताया, रेडियस निकालना, एंगुलर मोमेंटम, सब चीज उसमें थी, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि 3 डायमेंशन में एटम कैसा दिखता है। समझे मेरी बात बेटा? तो बोर की यही लिमिटेशन है। थर्ड पॉइंट यही है कि ही डिड नॉट गिव
द 3D मॉडल, 3 डायमेंशन मॉडल बेटा उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कैसा मॉडल दिया? सिर्फ जैसे बाकी सब देख के आ रहे थे। थॉमसन ने भी 2D दिया, प्लेन के ऊपर, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना, नंबर ऑफ शेल्स है, इलेक्ट्रॉन है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 3 डायमेंशन में कैसा दिखेगा। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सुनील 3 डायमेंशन में दिखती है। जैसे ये चौक है ना, अगर इस चौक को मैं अगर देखोगे तो ये 3 डायमेंशन है कि नहीं है ना, 3D है इसकी, यानी इसकी लेंथ है, इसका डायमीटर दिख रहा है आपको, है ना, और इसकी हाइट भी दिख रही है, तीनों चीज दिख रही है, 3 डायमेंशंस दिख रही हैं, उसी को 3D बोलते हैं। तो ऐसे ही बेटा अगर मान लो अगर कोई एटम है तो एटम स्फेरिकल होता है या कैसा होता है, ये सब चीजें कुछ भी उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ बोला कि ये 2 डायमेंशनल मॉडल बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। ये मान लो इस बोर्ड के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स है और ये बीच में न्यूक्लियस है। लेकिन बेटा रियल लाइफ में तो कैसा होता होगा? बाद में ऐसी डिस्कवरियां हो रही थी जिससे पता चल रहा था कि एटम बेटा 2D नहीं होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं दे पाए। बोर वाज नॉट एबल टू गिव द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ, did not explain or give 3D मॉडल ऑफ एटम। ठीक है बेटा, एक एटम के 3D मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या था? शेप के बारे में, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा, है ना दिशा। अब मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? जैसे एक से ज्यादा एटम्स अगर बेटा कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, है ना। जो ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बेटा उनके शेप के बारे में भी कुछ नहीं बताया उन्होंने, कि मान लो एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, अगर हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, H2 गैस बनाता है आयुष, तो ये H2 गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप कैसा होता है। छोटा होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शेप नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेप तो होता होगा। अब हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते बेटा, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका। और वो स्ट्रक्चर जो है जिसको मैं बता रहा हूँ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, वो भी नहीं दिया नील्स बोर ने, ये भी नहीं बताया कि कैसे स्ट्रक्चdem होगा। ठीक है, तो फोर्थ लिमिटेशन बेटा हो जाएगा इसका, he did not give the shape, did not explain or explain the shape of molecules, कैसा शेप होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, क्लियर बेटा। अभी ये सब चीजें देखो, अभी आप जो लिमिटेशन बेटा देख रहे हो ये सब, ऐसा नहीं कि बोर ने ये अचीवमेंट्स नहीं थे, बोर के भी अचीवमेंट्स थे, लेकिन बेटा ये भी कई सारी चीजों को छोड़ के चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी बेटा किसी भी साइंस में रिसर्च होती है तो अक्षय स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे अभी मान लो अभी हमारे पास जो एरोप्लेन्स हैं, स्टार्टिंग वाले वर्जन में अगर आप देखोगे जो राइट ब्रदर्स ने बनाया था वो बिल्कुल अलग था, फिर धीरे धीरे करके बेटा उसमें इंप्रूवमेंट होते चले गए, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई। ऐसे ही करके बेटा एटम की डिस्कवरी के अंदर भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, कितनी एनर्जी है, कितना रेडियस है। उसके बाद में बेटा और प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे हो पाया। तो बोर ने यहां तक बताया अपने को कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स तक वो नहीं पहुंच पाए। ठीक है, ये आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे, केमिस्ट्री में बेटा आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ोगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स का शेप होता है अलग अलग टाइप का, वो सब चीजें। ठीक है, तो चलो फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बेटा क्या है बताओ जरा निकिता, फिफ्थ पॉइंट बेटा क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट? दो फिनोमेना बेटा और आ रहे थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया बेटा, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। उनके नाम क्या क्या थे? उनमें से एक थे डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, है ना, डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर। तो बेटा यहाँ पर डुअल नेचर का मतलब आपने इससे पहले कब पढ़ा था?
दीपक इससे पहले अगर देखोगे तो आपको मैंने बताया था आइंस्टाइन ने भी एक बार बोला था 1905 के अंदर, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात पढ़ा है कि आइंस्टाइन ने भी ये बात कही थी कि किसी भी मैटर का बेटा, जैसे चौक है तो उनका कहना था इस चौक के अंदर डबल कैरेक्टर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। यानी इसके अंदर बेटा डबल का मतलब क्या है, एक तो इसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होगा, ये मूव कर सकते हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं एटम्स, और दूसरा बेटा इसके अंदर वेव कैरेक्टर होते हैं, है ना, वेव कैरेक्टर भी होता है इसके अंदर और इसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। इसी चीज को बेटा, इसी फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया, उनका नाम था डी ब्रॉगली। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, बस आने ही वाला है नेक्स्ट। तो उससे पहले आपको ये बताता हूं कि दो फिनोमिना को बेटा बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर ने दो फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो उनके बाद में आए, और वो थे एक तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, ठीक है, या डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, और दूसरा बेटा है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है दीपक? हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो फिनोमिना अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें क्या है, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। इन दोनों फिनोमिना को भी बेटा बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ रहे हैं आप लोग देख रहे हो, पहले आपने चैप्टर के अंदर थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर उसकी लिमिटेशन पढ़ी, फिर हमने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, जो रदरफोर्ड ने किया था, फिर रदरफोर्ड की लिमिटेशन हो गई, ठीक है, फिर रदरफोर्ड की लिमिटेशन हो गई तो बोर ने अपना मॉडल दे दिया, फिर बोर की लिमिटेशन आ गई तो सुनील एक और मॉडल आएगा एटम का। लेकिन खुशी की बात यह है आप लोगों के लिए कि वो आखिरी मॉडल होगा एटम का। क्या होगा सुनील? इसके बाद कोई और मॉडल नहीं है, ये आखिरी है, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आखिर कितने मॉडल आएंगे आयुष, है ना, नहीं तो सभी अपना अपना मॉडल देने लग जाएंगे, सुनील मॉडल, आयुष मॉडल, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए इतना भी ज्यादा। तो इसलिए बेटा लास्ट मॉडल जो आपको पढ़ना है वो है इस चैप्टर के अंदर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इस वर्ड पर बेटा थोड़ा ध्यान देंगे, पहले चलो एक बार रिपीटेशन लिख देता हूं, टाइम भी हो गया, आज की क्लास में कल करेंगे। पांचवा पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, डिड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली रिलेशन, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर। ठीक है बेटा, एक तो ये फिनोमेना है और दूसरा है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों चीजें अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बेटा आप लोग रिवाइज कर लो अच्छे से। चलो ओके बाय, ठीक है, टेक केयर। कोई बाय नाही करत का?